एक 27 वर्षीय लड़की जो कि पशु चिकित्सक विभाग में सरकारी डॉक्टर थी, वह प्रतिदिन 8:30 बजे अपने घर से अपनी स्कूटी से निकलती थी अपने ऑफिस के लिए और अपने ऑफिस के काम को निपटा करके रोजाना 4:30 बजे शाम को अपना घर पहुंच जाया करती थी। मगर एक दिन उसके साथ ऐसा कांड हो जाता है जिसकी खबर सुनकर पूरे भारत आक्रोश में आ जाते हैं और लोग रोड पर हंगामा करने लगते हैं, क्योंकि यह कांड दिल्ली में 2012 ईस्वी में हुई गैंगरेप हत्या कांड की याद को ताजा कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, यह सच्ची क्राइम की स्टोरी है हैदराबाद पशु चिकित्सक बलात्कार हत्या कांड की। लड़की का परिवर्तित नाम दिशा है, जो कि पुलिस उसके माता पिता से अनुमति मांग कर रखे थे। उसके पिता बताते हैं कि दिशा बचपन से पढ़ने में काफी तेज थी और वह आगे चलकर डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। 10th की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिशा इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने लगे थे मेडिकल विभाग में, ताकि वह डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। 12 कंप्लीट होते होते वह एक एंट्रेंस एग्जाम देती है, जिससे पीवी नरसिंहा राव तेलंगाना पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए उसे चुन लिया जाता है। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिशा अपने घर आती है और तैयारी करने में लग जाती है और स्नातक पढ़ाई पूरी हुए अभी 1 साल भी नहीं बीते थे कि दिशा को पशु चिकित्सक विभाग में सरकारी नौकरी लग जाती है और यह नौकरी करने उसे महबूब नगर जाना था। फिर क्या, उसके माँ बाप काफी खुश हो जाते हैं और दिशा भी अपने सपने को साकार करके मानो ऐसा जी रही थी जैसे अब कोई कमी रहा ही ना हो। दिशा को वैसे तो पेड़ पौधे लगाने की बहुत शौक था और दिशा के लिए अब अपने माँ बाप और अपनी नौकरी के अलावा कोई सपना था ही नहीं। इस खुशी में दिशा के पिता उसे एक नई स्कूटी लेकर देती है जो हीरो के लाल रंग का था और उसी स्कूटी से दिशा अपने ऑफिस के लिए जाया करती थी। ऑफिस दूर स्थित था, जिस कारण से दिशा अपने घर से 8:30 बजे सवेरे प्रतिदिन निकलकर शमशाबाद बस स्टैंड पहुंचती और वहां अपनी स्कूटी पार्क करके बस से 37 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके महबूब नगर अपना ऑफिस पहुंचती थी और वहां अपनी पूरी काम निपटा करके 4:30 बजे शाम को अपना घर आ जाती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। मगर एक दिन आता है 27 नवंबर, जिस दिन दिशा अपने घर से 8:30 बजे निकलती तो है, ऑफिस के काम में थोड़ी लेट होता है और वह घर 5 बजे पहुंचती है। 5 बजे घर पहुंचने के बाद दिशा को याद आती है कि उसे अपनी मुहासे की इलाज कराने के लिए गोचिबौली जाना है, त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर के पास। वह अपने माता पिता से पूरी बातें बताती है, कहती है और वह अपनी स्कूटी लेकर निकल जाती है गोचिबौली त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास। लेकिन स्कूटी से टोंडीपुली टोल प्लाजा पहुंचती है और वहां स्कूटी पार्क करके एक कैब लेकर वह गोचिबौली पहुंचती है उस डॉक्टर के पास। टोंडीपुली टोल प्लाजा राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा से 7 किलोमीटर दूर स्थित था, जो काफी भीड़भाड़ इलाका था। मगर 9:30 बज जाते हैं रात। दिशा को अपनी त्वचा स्किन की इलाज कराते कराते वह जल्दीबाजी में अब घर आने की सोच रही थी। फिर वह जब टोंडीपुली टोल प्लाजा पहुंचती है तो देखती है कि उसकी स्कूटी की पिछली टायर खराब हो चुकी है, पंक्चर हो चुकी है। वह अब सोचने लगी थी कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। इस बीच छाया से एक आदमी निकलकर सामने आता है जिसका नाम था मोहम्मद आरिफ। वह मदद की पेशकश करते हैं। दिशा के मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठ रहा था, वह हाँ कर लेती है। तब मोहम्मद आरिफ अपने सहयोगी को बुलाते हैं, जोली शिवा को, और कहते हैं कि इसकी स्कूटी की टायर को सही करवा दो। फिर शिवा उस स्कूटी को लेकर मैकेनिक के पास जाते हैं। थोड़ी ही देर में शिवा घूमकर वापस आते हैं और वो बताने लगते हैं कि सारे मैकेनिक के दुकान बंद हो चुके हैं, इस स्कूटी को दूसरे इलाके में ले जाना पड़ेगा ताकि इसे ठीक किया जाए। अब वह शिवा उसकी स्कूटी को लेकर किसी दूसरे इलाके में जाने लगे। इधर दिशा को लगने लगता है डर, क्योंकि रात हो चुकी थी। उसकी स्कूटी को कोई अजनबी व्यक्ति ले गए हैं मैकेनिक के लिए और इसके पास भी 2-3 शख्स खड़े हैं। फिर वह डर के मारे फोन लगाते हैं अपने बहन को। वह पूरी बात बताती है कि मेरी स्कूटी खराब हो चुकी है और मेरे पास 2-3 अजनबी लोग हैं। तब दिशा की बहन कहती है कि स्कूटी छोड़कर तुम आ जाओ, मेरी नाइट ड्यूटी चल रहा है, मैं थोड़ी देर में नहीं तो वहां आऊंगी। 15 मिनट के बाद दिशा की बहन जब फोन लगाती है दिशा को तो फोन स्विच ऑफ बताने लगता है, क्योंकि मोहम्मद आरिफ और उसके सहयोगी जोलू नवीन, चन्ना के सुल्लू तीनों मिलकर दिशा का अपहरण कर लिया गया था और उसे एक सुनसान जगह ले गया था, जहां उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देते हैं और तीनों मिलकर बारी बारी से बलात्कार करने लगते हैं। इसी बीच जो दिशा की स्कूटी को मैकेनिक तक ले जाने का ढोंग किया था शिवा, वह भी वहां पहुंच जाते हैं और वह भी उसी जघन्य अपराध को अंजाम देने लगते हैं जो उसके 3 सहयोगी पहले से कर रहे थे। वह भी बलात्कार करने लगते हैं दिशा की। बलात्कार करके जब चारों का मन भर जाता है तब चारों के मन में यह विचार आने लगता है कि अब क्या किया जाए। फिर चारों मिलकर दिशा के नाक और मुंह को बंद करके तब तक रखते हैं जब तक दिशा की मौत दम घुटने से नहीं हो जाता है। मौत हो जाने के बाद अब उस सब को ठिकाने लगाने के बारे में चारों सोचने लगते हैं। फिर एक के मन में यह आइडिया आता है कि इसे सुनसान खेत में ले जाकर जला दिया जाए और दिशा की शव को उठाकर सुनसान खेत में ले जाते हैं, जहां आग लगा दिया जाता है उसके शव को। इधर दिशा की बहन परेशान हो जाती है और वह 11:30 बजे रात को RJI पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जो हैदराबाद में स्थित है और रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात करते हैं। उधर वह पुलिस स्टेशन वाले
गलत टिप्पणी करने लगते हैं। वह उसकी बहन से कहते हैं कि शायद दिशा की कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसके साथ भाग गई होगी, और यह भी बहाने बनाते हैं कि यह घटना जहां घटी है वो हमारे क्षेत्र में, हमारे रेंज में नहीं आती है। मगर उस समय RJI पुलिस स्टेशन वाले को 0 FIR दर्ज कर लेना चाहिए था, मगर नहीं करते हैं। वह दिशा की बहन को लौटा देते हैं। स्टेशन से निकलने के बाद दिशा की बहन और भी परेशान हो गई। वो अपना घर पहुंचती है और अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन अपने पिता के साथ पहुंचती है, जो शमशाबाद में स्थित था। वहां पूरी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तब पुलिस दिशा के पिता को अपने साथ लेकर जिस एरिया में दिशा गई थी वहां तक पूरी खोजबीन करते हैं। आसपास के 3-4 किलोमीटर जो भी दायरे में था, पुलिस वाले उसके पिता को लेकर दिशा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर दिशा का पता नहीं लग पाता है। 28 नवंबर सवेरे हो चुका था। जब एक दूध वाला दूध बेचने के लिए जा रहा था, तब उसे एक जलती हुई आग दिखाई देते हैं। शुरू में उसे लगता है कि शायद कोई घास फूस किसान जला रहा होगा, मगर जब दुर्गंध आते हैं उससे, तो वह थोड़ा नजदीक जाकर देखने का कोशिश करते हैं, तो वह देखते हैं कि एक लड़की का शव हल्का हल्का जल रहा है। वह तुरंत सरपंच को यह बात बताते हैं वहां के, और पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस तुरंत पहुंचते हैं वहां, तो वह देखते हैं कि एक लड़की का अधजला शव पड़ा हुआ है। उसे शव की पहचान करने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि 3 बजे भोर को उसके पिता और बहन अभी रिपोर्ट ही दर्ज करवाए थे। तो यह सब दिशा के थे। अब पुलिस उस आरोपी को ढूंढने में लग गए थे जो उसके साथ इस तरह के कुकर्म किए थे। हालांकि आरोपी उसे जलाने के बाद बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने गांव, अपने घर चले गए थे। इधर पुलिस जब पहुंचती है उसके गांव, उन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर इस बीच हंगामा इतनी तेज हो चुकी थी, जिस कारण से जिस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज नहीं किया था, वहां के 3 पुलिस वाले को निलंबित कर दिया जाता है। मगर पुलिस जब उन चारों को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहे थे, उसी समय उसके मन में न मालूम कौन सी बात आई। पुलिस वाले बताते हैं कि चारों आरोपी पुलिस वाले से गोली छीनकर पुलिस वाले को ही मारने की धमकी दे रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, जिस कारण से पुलिस अपनी आत्मरक्षा करने के लिए फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, और दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग भी होते हैं। फिर चारों आरोपियों को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। हालांकि इस हत्या की खबर जब वहां के जनता तक पहुंचती है तो काफी खुश हो जाते हैं, और हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे में पुलिस वाले के ऊपर फूल भी बरसाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि चलो गैंगरेप और हत्यारा का इसी तरह का इंतकाम होना चाहिए, इसी तरह का फैसला होना चाहिए। आपके बदले आज जो पुलिस वाले आज करके दिखाए हैं। आरोपी अभी थाने तक नहीं पहुंचे थे और पुलिस वाले रास्ते में ही उसे गोली मारकर हत्या कर देते हैं। मगर इस हत्या की कड़ी निंदा भी हुई आलोचकों के द्वारा, क्योंकि पुलिस किसी भी कांड की फैसला सुना नहीं सकते हैं। कारण यह है कि कोई भी फैसला सुनाने में कुछ समय लगता है, और यह जज के हाथ में है। मगर निंदा तो होते रही। वहां के मुख्यमंत्री भी एक आयोग, एक टीम की गठन की इसकी जांच होने के लिए। आप सभी को क्या लगता है कि इस तरह के जघन्य अपराध को रोकने के लिए न्यायालय को कैसी कानून बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और इसी तरह की क्राइम की कहानी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की सच्ची क्राइम स्टोरी मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।